अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमने टेनेंसी एक्ट जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। कल वाले लेक्चर के अंदर हमने डेफिनेशंस देखी थी। आज हम चैप्टर 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें बात की गई है कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के बारे में। ठीक है, ये सेक्शन 5 से सेक्शन 11 तक है। इसमें गौर से चीजों को सुन लीजिएगा, जिस चीज की समझ नहीं आए पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि ये वाला जो आपका एक्ट है ना, निहायत ही इजी है। ठीक है, मेन मेन सी बातें हैं इसमें, उसने जो नीचे डिफाइन दी है ना सेक्शन के नीचे, उसके अंदर वो खुद ही बता रहा है कि ये वाली बात हो रही है। अब यहाँ पे सेक्शन 5 को देखें। सेक्शन 5 में बात की गई है टेनेट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। ठीक है, कि जो टेनेट होता है उसके पास भी ऑक्यूपेंसी का राइट जो है वो है। इसके नीचे चार चीजें बताई हैं, आपको गौर से सुनिएगा एक एक चीज को। जिस भी चीज को समझना है मुझसे व्हाट्सएप पे आप पूछ लीजिएगा इनबॉक्स में। ठीक है, अब नंबर वन में वो कहता है हेरिडिटरी टेनेट्स। ठीक है, नंबर वन में क्या कहता है, हेरिडिटरी टेनेट्स। नंबर टू में कहता है लैंडलॉर्ड। नंबर थ्री में कहता है इनहेबिटेशन ऑफ लैंड। और नंबर फोर में कहता है जागीरदार। ठीक है, अब सबसे पहले हम नंबर वन को डिस्कस करें। नंबर वन में उसने कहा हेरिडिटरी टेनेट्स। हेरिडिटरी टेनेट्स का मतलब ये है कि एक ऐसा टेनेट, एक ऐसा किसान जो एक जमीन के ऊपर 20 साल से कब्जा जमाए बैठा है। ठीक है, एक ऐसा टेनेट है जो एक जमीन के ऊपर 20 साल से कब्जा जमा के बैठा है, और उसने उसका जमीन का जो लैंड लॉर्ड है उसको उसने रेंट अदा नहीं किया, उसने उसको रेंट अदा नहीं किया, लेकिन उसने गवर्नमेंट के जो टैक्सेस थे उसको पे किया है। ठीक है, सिंपल सी याद रखनी है बात कि एक ऐसा टेनेंट जो एक जमीन पर बैठा है 20 साल से, उसने लैंड लॉर्ड को उसका रेंट तो अदा नहीं किया, लेकिन उसने गवर्नमेंट के टैक्सेस पे किए हैं। गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस थे वो सारे के सारे उसने अदा किए हैं, तो उसके पास भी ऑक्यूपेंसी का राइट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात ये आ गई है कि उसको वहां पर अगर 20 साल का अरसा हो गया है, एक ऐसी जमीन जिसके ऊपर एक टेनेंट बैठा है 20 साल से, उसने लैंडलॉर्ड जो जमीन का मालिक है, ओनर है, उसको वो रेंट अदा नहीं कर रहा, लेकिन वो गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस थे वो अदा करता रहा है, देन उसके पास क्या आ जाता है, ऑक्यूपेंसी का राइट आ जाता है। ठीक है, पहली बात ये की गई। उसके बाद दूसरी बात पे आ जाए। दूसरे में आपको कहा कि लैंडलॉर्ड। ठीक है, लैंडलॉर्ड जो है उसका मतलब कि अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक लैंडलॉर्ड है, अब वो जमीन का ओनर नहीं है, तो वो किस तरह से क्लेम कर सकता है कि भाई मेरे पास भी ऑक्यूपेंसी का राइट है। ठीक है, तो इसके लिए दो बातें। एक तो फोर फीचर कि गवर्नमेंट ने उसको फोर फीचर ना किया हो, एक आपने ये बात याद रखनी है गवर्नमेंट ने उसको फोर फीचर ना किया हो। और दूसरी बात ये कि कहीं वो अपनी वजह से जमीन का लैंडलॉर्ड ना रहा हो, अपनी वजह से उस जमीन का मालिक ना रहा हो। ठीक है, मतलब कि उसने खुद जमीन सेल कर दी। अगर ये दो कंडीशंस नहीं है, इसके अलावा कोई लैंडलॉर्ड है वो जमीन के ऊपर कब्जा जमा के बैठा हुआ है, 20 साल उसको हो गए हैं, तो वो भी जाके कोर्ट के अंदर क्लेम कर सकता है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का। ठीक है, उसके बाद नंबर थ्री पे आ जाए। नंबर थ्री में बात की गई है इनहेबिटेशन ऑफ लैंड। इनहेबिटेशन ऑफ लैंड का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक विलेज है। ठीक है, वो विलेज अभी अभी बनना है, वहां पर लोग आए हैं, लोगों ने वहां पर आके रहना स्टार्ट कर दिया है। वहीं पर एक बंदा आया, उसने क्या किया है कि उस उधर ना एक जमीन के ऊपर उसने कास्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब उसने वो जो जमीन थी, उसने उस जमीन का कोई रेंट अदा नहीं किया, उसने उस जमीन का कोई रेंट अदा नहीं किया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, कोई विलेज सेस नहीं दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया है कि जो गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, जो गवर्नमेंट का टैक्स था, ठीक है, गवर्नमेंट का जो जितने भी टैक्स थे उसने वो अदा किए हैं, तो उस बंदे के पास भी ऑक्यूपेंसी का राइट है। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखनी है। ऊपर जो अब मैंने टाइटल दिया ना उसके अंदर भी आपको बात क्लियर हो रही है। मैंने लिखा इनहेबिटेशन ऑफ लैंड। ठीक है, इनहेबिटेशन ऑफ लैंड का मतलब ये है कि एक नया नया गांव बना है, उसके अंदर लोगों ने आके रहना स्टार्ट किया है, एक बंदे ने वहां पे जमीन के ऊपर कास्ट करने स्टार्ट कर दिया। अब उसने जमीन का रेंट बेशक अदा नहीं किया, लेकिन उसने गवर्नमेंट के टैक्सेस अदा करता रहा है वो, तो वो भी क्या कर सकता है, कोर्ट में जाके राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है उसको लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद नंबर फोर पे आ जाए। नंबर फोर में बात की गई है जागीरदार की। ठीक है, नंबर फोर में बात की है जागीरदार की। मतलब जागीरदार आपको बताया था कि वो जिसका जमीन के ऊपर कब्जा होता है। ठीक है, अब एक जागीरदार है, वो एक जमीन के ऊपर 20 साल से कब्जा करके बैठा हुआ है, तो वो भी जाके कोर्ट के अंदर जो है वो क्लेम कर सकता है ऑक्यूपेंसी का। ठीक है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी उसके पास भी है। तो आपने सेक्शन 5 में चार बातों को ख्याल रखना है। यहाँ पे बात की गई है कि जो टेनेंट्स होते हैं ना उसके पास राइट होता है ऑक्यूपेंसी का। ठीक है, तो आपको चार बातें बताई हैं। पहली बात आपको बोली है हेरिडिटरी ऑफ टेनेंट्स। हेरिडिटरी टेनेंट्स का मतलब ये है कि एक टेनेंट है वो 20 साल से एक जमीन के ऊपर बैठा हुआ है, बेशक उसने मालिक जो था उस जमीन का उसको उसने रेंट अदा नहीं किया, लेकिन वो गवर्नमेंट के टैक्सेस अदा करता रहा है, तो वो उसके पास भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है।
ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आपको बोला लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब ये कि एक बंदा है, अब उसकी ओनरशिप में जमीन नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें फिर 2 कंडीशन भी आपको बताई हैं। या तो गवर्नमेंट ने फोर फीचर ना किया हो, या तो वो बंदा जो उस जमीन का मालिक था वो अपनी वजह से ही जमीन का मालिक ना रहा हो। इन दो के अलावा, इन दो बातों के अलावा अगर लैंडलॉर्ड किसी जमीन के ऊपर, उसकी अपनी जमीन है, उसके ऊपर वो कब्जा जमा के बैठा है, तो वो भी जो है वो आफ्टर 20 ईयर जाके कोर्ट के अंदर राइट क्लेम कर सकता, सॉरी ऑक्यूपेंसी का जो क्लेम है वो जाके कह सकता है कि ये मेरा राइट है, मुझे चाहिए। ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बात आ जाती है ना कि एक किसान है, टेनिट है, वो वहां पर बैठे है और वो उसको रेंट अदा नहीं कर रहा, और वो जमीन भी नहीं छोड़ा जो हमने पीछे बात की है। ठीक है। तो लैंडलॉर्ड जो है वो जाकर कोर्ट के अंदर ये क्लेम कर सकता है कि ये जमीन मेरी है, मुझे ये चाहिए। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास 20 साल का अरसा ही आपका होना है। अगर आपका 20 साल का अरसा नहीं हुआ तो आप नहीं कर सकते। लैंडलॉर्ड उससे पहले भी जाके ये क्लेम कर सकता है, ये हम आगे एक सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे आपको बताया इनहेबिटेशन ऑफ लैंड। इनहेबिटेशन ऑफ लैंड में आपको ये बताया कि एक नया नया गांव बना है, उसमें लोगों ने आना आके रहना स्टार्ट कर दिया है, वहां पर एक बंदे ने काश्तकारी स्टार्ट कर दी है। उस बंदे ने जमीन का कोई रेंट तो अदा नहीं किया, लेकिन उसने गवर्नमेंट के टैक्सेस अदा किए हैं, ठीक है, तो वो उसके पास भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है। फिर नंबर 4 पे आपको जागीरदार का बताया कि एक लैंड है, उसने उसको ऑक्यूपाइड किया हुआ है 20 ईयर से, उसके पास भी ऑक्यूपेंसी का राइट मौजूद है। ये आपको कौन बता रहा है? सेक्शन 5 बता रहा है। उसके बाद आ जाए सेक्शन 6 के ऊपर। ठीक है। सेक्शन 6 में बात की गई है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अदर टेनेंट्स रिकॉर्डेड एज हैविंग द राइट बिफोर पासिंग ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868। अब इसके अंदर ये, अब आप डिफाइन को देखिए गौर से। ठीक है। ये जो नीचे स्टेटमेंट उसने दी है, इस स्टेटमेंट के अंदर वो खुद ही बता रहा है कि वो क्या बात करने जा रहा है। वो कह रहा है कि कोई भी ऐसा टेनेंट, ठीक है, यहां से इसको उठाएं, कोई भी ऐसा टेनेंट बिफोर पासिंग ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट, कि वो किसी जमीन को ऑक्युपाइड करके बैठा है टेनेंसी एक्ट 1868 के आने से पहले। ठीक है। सिंपल सी चीज है, स्टेटमेंट के अंदर ही आपको शो हो रही है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि एक टेनेंट है, वो टेनेंसी एक्ट आने से पहले ही उस जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है। अब टेनेंसी एक्ट आ गया है, तो अब उसके पास भी ये राइट है कि वो जाके क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट के अंदर कि ये जमीन जो है इसके ऊपर मेरी ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके पास भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद है। यहाँ पर सेक्शन 6 में अंदर सिंपल सी बात बताई है। ठीक है। सेक्शन 5 में तो 4 बातें थी, आपको वो क्लियर बता दी है। सेक्शन 6 में उसने सिंपल बात बोल दी कि 1868 से पहले, ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा टेनेंट जो किसी जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा था एक्ट के आने से पहले, अब एक्ट आ गया, उस बंदे के खिलाफ कोर्ट में कोई डिग्री पास नहीं हुई, किसी बंदे ने उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की है, तो वो बंदा भी राइट ऑफ क्लेम का हक रखता है। देखिए, मतलब ये है कि अब ये एक्ट जो है टेनेंसी एक्ट है, ये नहीं आया, इसके आने से पहले यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, और वो एक जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है। ठीक है। अब इस बंदे के खिलाफ किसी दूसरे बंदे ने कोई कंप्लेन नहीं की कि ये हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। सिंपल वर्डिंग में कर लें कि कोर्ट ने कोई डिग्री पास नहीं की। ठीक है। कोर्ट ने कोई डिग्री पास नहीं की, तो इसका मतलब क्या है कि ये बंदा जो है इसके पास भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद है। ठीक है। सिंपल हो गया। उसके बाद सेक्शन 7 पे आ जाए। तो सेक्शन 7 में बात की गई है, यहाँ पे आ जाए। ठीक है। सेक्शन 7 में बात की गई है कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड टेकन इन एक्सचेंज। ठीक है। अब यहाँ पर बात की गई है कि एक लैंड ओनर है, उसकी जमीनें हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है। ये एक जमीन है, ठीक है, और एक ये जमीन है। इन दोनों जमीनों का जो लैंड ओनर है, जो लैंड लॉर्ड है, वो एक ही बंदा है। ठीक है। अब एक टेनिट है, वो इस जमीन के ऊपर काम कर रहा है, उसने ये जमीन जो है वो ठेके पे ली हुई है, टेनिट ने ये वाली जमीन ठेके पे ली हुई है। ठीक है। अब क्या हुआ है कि लैंडलॉर्ड ने उसको कहा है कि इस जमीन को छोड़ो, तुम मेरी इस जमीन पे आके काम करो। ठीक है। जमीन एक ही बंदे की है दोनों, ठीक है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी दूसरी जमीन पर अब उसको ठेका दे रहा है। तो जब ये जो टेनेंट होगा ये इस जमीन पर आएगा, तो इन दोनों के दरमियान इस जमीन को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ हुआ था, जो कंडीशंस लगाई हुई थी, जो बातें इन दोनों के दरमियान में तय हुई थी, वही रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होंगी। यहाँ पर वो चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जमीन एक ही बंदे की है। ठीक है। अगर एक ही बंदे के नाम पे जमीन है, पहले वो एक जमीन में काम कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि अब तुम मेरी दूसरी जमीन में काम करो, उसने उसको दूसरी जमीन पर ठेका दे दिया। तो जो कंडीशन और जो एग्रीमेंट उन दोनों के दरमियान उस पहली जमीन पर हुआ था, वही सेम दूसरी जमीन पर होगा, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर ये बात आपको सेक्शन 7 बताता है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 पे आ जाए।
तो सेक्शन 8 में कहा गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन ग्राउंड अदर देन दोज। अब यहाँ पर वो सिंपल बात कर रहे हैं कि आप कोई ग्राउंड है ना, उसके ऊपर भी आप ऑक्यूपेंसी का क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई अगर ग्राउंड है तो उस ग्राउंड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड ऑक्यूपेंसी, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन ग्राउंड। ठीक है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन ग्राउंड कि मतलब हो सकता है कि जमीन के अलावा कोई और ग्राउंड है जिसपे आपको लगता है कि इसको भी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, तो आप उसका भी जाके क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 8 में सिंपल बात है, मैंने आपको पीछे बताया था अपने लेक्चर 1 के अंदर कि सिर्फ लैंड वो नहीं होती जिसके ऊपर आप काश्तकारी कर रहे हैं। ठीक है, लैंड वो भी होती है कि कोई ऐसी बिल्डिंग है, कोई ऐसा ग्राउंड है जिसको आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। हो सकता है आप वहां पे अपनी जो फसल है उसको स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भी आपका लैंड के जमरे में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 8 आपको बता रहा है कि अगर कोई ग्राउंड है, ठीक है, और उस वो भी आपका एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इस एक्ट, ठीक है, आप उसके ऊपर भी आपके पास जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो मौजूद है। ये आपको बताते हैं सेक्शन 8। उसके बाद सेक्शन 9 पे आ जाए। सेक्शन 9 कहता है कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय मेयर लैप्स ऑफ टाइम। अब ये बड़ी इजी सी बात उसने की है यहाँ पे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक्वायर्ड बाय मेयर लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ से याद रखना है कि लैप्स ऑफ टाइम। वो कह रहा है, जी मैंने बात आपको पीछे बताई है, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि आप एक जमीन पे बैठे हैं और उस जमीन पर आपको 20 साल का अरसा होगा देन ही आप जाके क्लेम कर सकते हैं राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का। ठीक है, जरूरी नहीं है। मैंने आपको कहा था हो सकता है कोई बंदा है वो रेंट आपको, टेनेंट है, आपको रेंट अदा नहीं कर रहा और वो आपकी जमीन भी नहीं छोड़ रहा, देन भी लैंडलॉर्ड जाके क्या कर सकता है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का क्लेम कोर्ट में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 9 सिंपल वही बात आपको कर रहा है, सिंपल सी बात इसके अंदर की गई है कि जरूरी नहीं है कि आपका 20 साल का अरसा ही पूरा होगा देन आपके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, नहीं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसके अलावा भी कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई टेनेंट है, उसने रेंट अदा नहीं किया और वो आपकी जमीन भी नहीं छोड़ रहा, तो उस पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि टाइम जो है ना वो 20 ईयर्स वाला वो कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, टाइम क्या है, फिक्स नहीं है। फिर सेक्शन 10 पे आ जाए। सेक्शन 10 में बात की गई है कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय जॉइंट ओनर। अच्छा, इसके अंदर वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल हमने पीछे रेवेन्यू एक्ट में पढ़ा था कि ये हो सकता है कि एक जमीन है, ठीक है, उस जमीन के ऊपर ज्यादा सारे ओनर हैं, ए भी उसका ओनर है, बी भी उसका ओनर है और सी भी उसका ओनर है। एक जमीन है उसके 3 ओनर हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है। जब एक जमीन पर एक से ज्यादा लोग उसके ओनर होते हैं तो उसको हम कहते हैं ज्वाइंट ओनर, उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट ओनर। अब सेक्शन 10 आपको कह रहा है कि अगर तो कोई जमीन है और उस जमीन के ऊपर एक से ज्यादा ओनर हैं, ठीक है, यानी ज्वाइंट ओनर है, तो उसमें से एक बंदा भी जाके आपका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का क्लेम नहीं कर सकता, और ये सारे अगर मिलकर भी चाहें तो भी ये जाकर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, सारे कैसे जाएंगे, अब इसके नाम पे थोड़ी होगी, इस पे थोड़ी होगी, इसके थोड़ी होगी, तो ये सारे भी जाके बार बार वो उसका कोर्ट का दिमाग नहीं खा सकते कि मेरे नाम पे कर दो, मेरे नाम पे। एक बंदा भी नहीं कर सकता। एक बंदा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अलावा 2 और बंदों के नाम पे भी जमीन है, तो ये जाके क्लेम नहीं कर सकता कि वो जो सारी की सारी लैंड है वो मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 10 आपको सिंपल बता रहा है, सिंपल वर्डिंग में, अपनी वर्डिंग में याद रखें कि अगर कोई जमीन है, कोई लैंड है, उसके ऊपर ज्वाइंट ओनर है, एक से ज्यादा उसकी ओनर है, तो वहां से एक बंदा भी जाके क्लेम नहीं कर सकता और सारे के सारे ओनर जाके भी क्लेम नहीं कर सकते। ये आपको बताता है सेक्शन 10। उसके बाद सेक्शन 11 पे आ जाए। सेक्शन 11 में सिंपल सी बात की गई है कि अगर कोई बंदा है जो इस एक्ट के आने से पहले किसी जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है, तो उसके पास भी ऑलरेडी जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर ये बात थी। अगर आपको किसी भी चीज की समझ में है मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर भी इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, नहायत ईजी है, लेकिन आज फिर जो आपसे वही बात करूंगी कि इसको पढ़ने से पहले रेवेन्यू एक्ट को पढ़ के आए ताकि आपको चीजों की समझ आ जाए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।